हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परवर्ती भीति चित्रण परंपराएं, परवर्ती भीति चित्रण परंपराएं, परवर्ती भीति चित्रण परंपराएं, परवर्ती भीति चित्रण परंपराएं, परवर्ती भीति चित्रण परंपराएं। अजंता के बाद भी चित्रकला के बहुत कम पुरास्थल बचे हैं जो चित्रकला की परंपरा के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य साज प्रस्तुत करते हैं। अजंता के बाद भी चित्रकला के बहुत कम पुरास्थल बचे हैं जो चित्रकला की परंपरा के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य साज प्रस्तुत करते हैं। अजंता के बाद भी चित्रकला के बहुत कम पुरास्थल बचे हैं जो चित्रकला की परंपरा के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य साज प्रस्तुत करते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्रतिमाएं अत्यधिक पलस्तर और रंग रोगन की हुई थी। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्रतिमाएं अत्यधिक पलस्तर और रंग रोगन की हुई थी। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्रतिमाएं अत्यधिक पलस्तर और रंग रोगन की हुई थी। गुफाएं खोदने की परंपरा भी अनेक स्थानों पर चलती रही जहां मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का एक साथ उपयोग होता रहा। गुफाएं खोदने की परंपरा भी अनेक स्थानों पर चलती रही जहां मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का एक साथ उपयोग होता रहा। गुफाएं खोदने की परंपरा भी अनेक ऐसे स्थानों पर चलती रही जहां मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का एक साथ उपयोग होता रहा। बदामी, 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 बदामी एक ऐसा स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित बदामी है जहां यह चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी जिन्होंने 543 ईस्वी से 598 ईस्वी तक शासन किया था। एक ऐसा स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित बदामी है। यह चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी जिन्होंने 543 ईस्वी से 598 ईस्वी तक शासन किया था। एक ऐसा स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित बदामी है। यह चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी जिन्होंने 543 ईस्वी से 598 ईस्वी तक शासन किया था। एक ऐसा स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित बादामी है। यह चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी जिन्होंने 543 ईस्वी से 598 ईस्वी तक शासन किया था। वाकाटक शासन के पतन के बाद चालुक्यों ने दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। वाकाटक शासन के पतन के बाद चालुक्यों ने दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। वाकाटक शासन के पतन के बाद चालुक्यों ने दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। वाकाटक शासन के पतन के बाद चालुक्यों ने दक्कन और दक्षिण में भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। चालुक्य नरेश मंगलेश ने बदामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई था। चालुक्य नरेश मंगलेश ने बदामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कीर्तिवर्मन का प्रथम भाई था। चालुक्य नरेश मंगलेश ने बदामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई था। चालुक्य नरेश मंगलेश ने बदामी की गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कीर्तिवर्मन का भाई था। गुफा संख्या 4 के शिलालेख में 578 से 579 ईस्वी का उल्लेख है। यह भी बताया गया है कि गुफा बहुत सुंदर बनी थी और विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की गई थी। गुफा संख्या 4 के शिलालेख 578 से 579 ईस्वी का उल्लेख है। यह भी बताया गया है कि गुफा बहुत सुंदर बनी थी और विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की हुई थी। गुफा संख्या 4 के शिलालेख 578 से 579 ईस्वी के उल्लेख है और यह भी बताया गया है कि गुफा बहुत सुंदर बनी थी और विष्णु की प्रतिमा को समर्पित थी। गुफा संख्या 4 के शिलालेख में 578 से 579 ईस्वी का उल्लेख है और यह भी बताया गया है कि गुफा बहुत सुंदर बनी थी और विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की गई थी। गुफा संख्या 4 के शिलालेख 578 से 579 ईस्वी का उल्लेख है। यह भी बताया गया कि गुफा बहुत सुंदर बनी थी और विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की गई थी। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गुफा इस युग में खोदी गई थी और इसका संरक्षक राजा मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गुफा इसी युग में खोदी गई थी और इसका संरक्षक राजा मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गुफा इसी युग में खोदी गई थी और इसका संरक्षक राजा मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गुफा इसी युग में खोदी गई थी और इसका संरक्षक राजा मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गुफा इसी युग में खोदी गई थी और इसका संरक्षक राजा मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तथा आमतौर पर इस गुफा को विष्णु गुफा के नाम से जाना जाता है। तथा आमतौर पर इस गुफा को विष्णु गुफा के नाम से जाना जाता है। तथा आमतौर पर इस गुफा को विष्णु गुफा के नाम से जाना जाता है। तथा आमतौर पर इस गुफा को विष्णु गुफा के नाम से जाना जाता है। इसमें सामने के मंडप की मेहराबदार छत पर चित्रकारी का सिर्फ एक ही अंश बचा हुआ है। इसमें सामने के मंडप की मेहराबदार छत पर चित्रकारी का सिर्फ एक ही अंश बचा है। इसमें सामने के मंडप के मेहराबदार छत की पर चित्रकारी का सिर्फ एक ही अंश बचा है। इसमें सामने के मंडप के मेहराबदार छत पर चित्रकारी का सिर्फ एक ही अंश बचा है। इस गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इस गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इस गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इस गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इस गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इसमें एक ऐसा दृश्य चित्रित किया गया है जिसमें कीर्तिवर्मन को, जो कि पुलकेशिन प्रथम का पुत्र और मंगलेश का बड़ा भाई था, अपनी पत्नी और सामंतों के साथ एक नृत्य का आनंद लेता हुआ दर्शाया गया है।
इसमें एक ऐसा दृश्य चित्रित किया गया है जिसमें कीर्तिवर्मन, जो कि पुलकेशिन प्रथम का पुत्र और मंगलेश का बड़ा भाई था, अपनी पत्नी और सामंतों के साथ नृत्य का आनंद लेता हुआ दर्शाया गया है। इसमें एक ऐसा दृश्य चित्रित किया गया है जिसमें कीर्तिवर्मन, जो कि पुलकेशिन प्रथम का पुत्र और मंगलेश का बड़ा भाई था, अपनी पत्नी और सामंतों के साथ नृत्य का आनंद लेता हुआ दर्शाया गया है। दृश्य फलक के कोने की ओर इंद्र और उसके परिकरों की आकृतियां हैं। दृश्य फलक के कोने की ओर इंद्र और उसके परिकरों की आकृतियां हैं। दृश्य फलक के कोने की ओर इंद्र और उसके परिकरों की आकृतियां हैं। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो यह चित्र दक्षिण भारत में अजंता से लेकर बादामी तक की भित्ति चित्र परंपरा का विस्तार है। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो यह चित्र दक्षिण भारत में अजंता से लेकर बादामी तक की भित्ति चित्र परंपरा का विस्तार है। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो यह चित्र दक्षिण भारत में अजंता से लेकर बादामी तक की भित्ति चित्र परंपरा का विस्तार है। इसकी लयबद्ध रेखाएं धारा प्रवाह रूप में और सुसहत चुस्त संयोजन कला की कुशलता और परिपक्वता के सुंदर उदाहरण है, जो ईसा की 6वीं शताब्दी में कलाकारों में पाई जाती थी। इसकी लयबद्ध रेखाएं धारा प्रवाह रूप और सुसहत चुस्त संयोजन कला की कुशलता का परिपक्व उदाहरण है, जो ईसा की 6वीं शताब्दी में कलाकारों में पाई जाती थी। राजा और रानी के रमणीय एवं लावण्यमय मुखमंडल हमें अजंता की चित्रण शैली को याद दिलाते हैं। उनकी आंखों के गर्तिका बड़े आंखें आधे मीची और होंठ आगे निकले हुए दिखलाए गए हैं। यथार्थ में कि चेहरे के अलग अलग हिस्सों की बाहरी रेखाएं सुस्पष्ट और संपूर्ण चेहरे को सुंदरता प्रदान करती है। इस प्रकार कलाकारों ने साधारण रेखाओं के जरिए संपूर्ण आकृति को भव्य बना दिया है। पल्लव, पांड्य और चोल राजाओं के शासनकाल में भित्ति चित्र। पल्लव, पांड्य और चोल राजाओं के शासनकाल में भित्ति चित्र। पल्लव, पांड्य और चोल राजाओं के शासनकाल में भित्ति चित्र। उत्तर चित्रकला की परंपरा पूर्ववर्ती शताब्दियों में पल्लव, पांड्य और चोल वंशीय राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में आगे तमिलनाडु तक फैल चुकी थी, अलबत्ता उसमें क्षेत्रीय अंतर अवश्य पाए जाते थे। उत्तर चित्रकला की परंपरा पूर्ववर्ती शताब्दियों में पल्लव, पांड्य और चोल वंशीय राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में आगे तमिलनाडु तक फैल चुकी थी, अलबत्ता उसमें क्षेत्रीय अंतर अवश्य पाए जाते थे। उत्तर चित्रकला की परंपरा पूर्ववर्ती शताब्दियों में पल्लव, पांड्य और चोल वंशीय राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में आगे तमिलनाडु तक फैल चुकी थी, अलबत्ता उसमें क्षेत्रीय अंतर अवश्य पाए जाते थे। उत्तर चित्रकला की परंपरा पूर्ववर्ती शताब्दियों में पल्लव, पांड्य और चोल वंशीय राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में आगे तमिलनाडु तक फैल चुकी थी, अलबत्ता उसमें क्षेत्रीय अंतर अवश्य पाए जाते थे। पल्लव राजा जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में राज सत्ता में आए थे, वे कला प्रेमी और कलाओं के संरक्षक थे। पल्लव राजा जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में राज सत्ता में आए थे, वे थे बड़े कला प्रेमी और कलाओं के संरक्षक थे। पल्लव राजा जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में राज सत्ता में आए थे, वे बड़े कला प्रेमी और कलाओं के संरक्षक थे। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने 7वीं शताब्दी में राज किया था, उसने पनामलई, मंडगप्पू और कांचीपुरम तमिलनाडु में मंदिरों का निर्माण करवाया था। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने 7वीं शताब्दी में राज किया था, उसने पनामलई, मंडगप्पू और कांचीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने 7वीं शताब्दी में राज किया था, उसने पनामलई, मंडगप्पू और कांचीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने 7वीं शताब्दी में राज किया था, उसने पनामलई, मंडगप्पू और कांचीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने 7वीं शताब्दी में राज किया था, उसने पनामलई, मंडगप्पू और कांचीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था। मंडगप्पू के शिलालेख में कहा गया है कि महेंद्र वर्मन प्रथम अनेक उपाधियों से विभूषित है, जैसे विचित्रचित्त, जिज्ञासु मनवाला, चित्रकार कुली, कलाकार केसरी, चैत्यकारी, मंदिर निर्माता। मंडगप्पू के शिलालेख में कहा गया है कि महेंद्र वर्मन प्रथम अनेक उपाधियों से विभूषित था, जैसे विचित्रचित्त, जिज्ञासु मनवाला, चित्रकार कुली, कलाकार केसरी, चैत्यकारी, मंदिर निर्माता। मंडगप्पू के शिलालेख में कहा गया है कि महेंद्र वर्मन अनेक उपाधियों से विभूषित था, जैसे विचित्रचित्त, जिज्ञासु मनवाला, चित्रकार कुली, कलाकार केसरी, चैत्यकारी, मंदिर निर्माता। मंडगप्पू के शिलालेख में कहा गया है कि महेंद्र वर्मन प्रथम अनेक उपाधियों से विभूषित था, जैसे विचित्रचित्त, जिज्ञासु मनवाला, चित्रकार कुली, कलाकार केसरी, चैत्यकारी, मंदिर निर्माता। मंडगप्पू शिलालेख में कहा गया है कि महेंद्र वर्मन प्रथम अनेक उपाधियों से विभूषित है, जैसे विचित्रचित्त, जिज्ञासु मनवाला, चित्रकार कुली, कलाकार केसरी, चैत्यकारी, मंदिर निर्माता। इन उपाधियों से पता चलता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम कला संबंधी गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी रखता था। इन उपाधियों से पता चलता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम कला संबंधी गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी रखता था। इन उपाधियों से पता चलता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम कला के संबंधी गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी रखता था। इन मंदिरों और देवालयों में पाए जाने वाले चित्र में भी महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रेरणा से ही बनाए गए थे। इन मंदिरों और देवालयों में पाए जाने वाले चित्र भी महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रेरणा से ही बनाए गए थे। इन मंदिरों और देवालयों में पाए जाने वाले चित्र भी महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रेरणा से ही बनाए गए थे। इन मंदिरों और देवालयों में पाए जाने वाले चित्र भी महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रेरणा से ही बनाए गए थे। इन मंदिरों और देवालयों में पाए जाने वाले चित्र भी महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रेरणा से ही बनाए गए थे। हालांकि अब उन चित्रों के कुछ अंश ही बचे हैं। पनामलाई देवी की आकृति लालित्यपूर्ण बनाई गई। कांचीपुरम मंदिर के चित्र तत्कालीन पल्लव नरेश राजसिंह के संरक्षण में बने थे। अब तो उन चित्रों के कुछ ही अंश उपलब्ध है जिनमें सोम स्तंभ को चित्रित किया गया है।
कांचीपुरम मंदिर के चित्र तत्कालीन पल्लव नरेश राशि के संरक्षण में बने थे। अब तो उन चित्रों के कुछ ही अंश उपलब्ध थे जिनमें सोमस्कंद को चित्रित किया गया। इन चित्रों के चेहरे गोल और बड़े हैं, रेखाओं में लयबद्धता पाई गई है। पूर्ववर्ती काल के चित्रों की तुलना में इन चित्रों में अलंकरण की मात्रा अधिक है। धड़ का चित्रण पहले जैसा ही है, मगर अब उसमें लंबा बना दिया गया है। जब पांड्य सत्ता में आए तो उन्होंने भी कला के संरक्षण प्रदान किए। जब पांड्य सत्ता में आए तो उन्होंने भी कला को संरक्षण प्रदान किया। जब पांड्य सत्ता में आए तो उन्होंने भी कला को संरक्षण प्रदान किया। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सीतनवासल पुदुकोट्टई तमिलनाडु स्थित जैन गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण है। जब पांड्य सत्ता में आए तो उन्होंने भी कला को संरक्षण दिया। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सीतनवासल पुदुकोट्टई तमिलनाडु में स्थित जैन गुफाएं इसकी जीवंत उदाहरण है। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सीतनवासल पुदुकोट्टई तमिलनाडु स्थित जैन गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण है। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सीतनवासल पुदुकोट्टई तमिलनाडु में स्थित जैन गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण है। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सीतनवासल पुदुकोट्टई तमिलनाडु स्थित जैन गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण है। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सीतनवासल पुदुकोट्टई तमिलनाडु स्थित जैन गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण है। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सीतनवासल पुदुकोट्टई तमिलनाडु स्थित जैन गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण है। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सीतनवासल पुदुकोट्टई तमिलनाडु स्थित जैन गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण है। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सीतनवासल पुदुकोट्टई तमिलनाडु स्थित जैन गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण है। तिरुमलईपुरम के चित्रों में कुछ टूटी हुई परतें देखी जा सकती है। सीतनवासल में चैत्य के बरामदे में भीतरी छत और ब्रैकेट में पर चित्र दिखाई देते हैं। तिरुमलईपुरम के चित्रों में कुछ टूटी हुई परतें देखी जा सकती है। सीतनवासल में चैत्य के बरामदे में भीतरी छत और ब्रैकेट पर चित्र दिखाई देते हैं। तिरुमलईपुरम के चित्रों में कुछ टूटी हुई परतें देखी जा सकती है। सीतनवासल में चैत्य के बरामदे में भीतरी छत और ब्रैकेट पर चित्र दिखाई देते हैं। बरामदे के खंभे पर नाचती हुई स्वर्गीय परियों की आकृतियां देखी जा सकती है। बरामदे के खंभों पर नाचती हुई स्वर्गीय परियों की आकृति दिखाई जा सकती है। बरामदे के खंभों पर नाचती हुई स्वर्गीय परियों की आकृतियां देखी जा सकती है। इन आकृतियों की बाहरी रेखाएं दृढ़ता के साथ खींची गई, हल्की पृष्ठभूमि पर सिंदूरी लाल रंग से चित्रित की गई। शरीर का रंग पीला है, अंगों में लचक दिखाई देती है। नर्तकियों के चेहरों पर भाव की झलक है। अनेक गतिमान अंगों प्रत्यंगों में लयबद्धता है। ये सभी विशेषताएं कलाकार की सृजनात्मक कल्पना शक्ति और कुशलता की द्योतक है। इन आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कहीं कहीं चेहरों से बाहर निकली हुई भी दिखाई देती है। आंखों की यह विशेषता दक्कन और दक्षिण भारत के प्रवर्ती काल के अनेक चित्रों में भी देखने को मिलती है। इन आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कहीं कहीं चेहरे से बाहर निकली हुई भी दिखाई देती है। आंखों की यह विशेषता दक्कन और दक्षिण भारत के प्रवर्ती काल के अनेक चित्रों में भी देखने को मिलती है। इन आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कहीं कहीं चेहरे से बाहर निकली हुई भी दिखाई देती है। आंखों की यह विशेषता दक्कन और दक्षिण भारत के प्रवर्ती काल में अनेक चित्रों में भी देखने को मिलती है। फोटो देख लो, 3 तो है ना। पहला फोटो नंबर 1, सहायकों के साथ महारानी बदामी। 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 सीतनवासल पूर्व पांड्यकाल के चित्र 9वीं शताब्दी ईस्वी। 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 सीतनवासल पूर्व पांड्यकाल के चित्र 9वीं शताब्दी। देवी 7वीं शताब्दी ईस्वी पनामलाई। 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 देवालय बनाने और उन्हें उत्कीर्णित आकृतियों तथा चित्रों से सजने संवारने की परंपरा चोल नरेशों के शासनकाल में भी जारी रही, जिन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस प्रदेश पर शासन किया था। देवालय बनाने और उन्हें उत्कीर्णित आकृतियों तथा चित्रों से सजाने संवारने की परंपरा चोल नरेशों के शासनकाल में भी जारी रही, जिन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस प्रदेश पर शासन किया था। देवालय बनाने और उन्हें उत्कीर्णित आकृतियों तथा चित्रों से सजाने संवारने की परंपरा चोल नरेशों के शासनकाल में जारी रही, उन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस प्रदेश पर शासन किया था। लेकिन 11वीं शताब्दी में जब चोल राजा अपनी शक्ति के चरम शिखर पर पहुंचे तो चोल कला और स्थापत्य कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने प्रकट होने लगे। लेकिन 11वीं शताब्दी में जब चोल राजा अपनी शक्ति के चरम शिखर पर पहुंचे तो चोल कला और स्थापत्य कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने प्रकट होने लगे। लेकिन 11वीं शताब्दी में जब चोल राजा अपनी शक्ति के चरम शिखर पर पहुंचे तो चोल कला और स्थापत्य कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने प्रकट होने लगे। तमिलनाडु में तंजावुर, गंगैकोंडचोलपुरम और
दरासुरम के मंदिर क्रमशः राजाराज चोल, उसके पुत्र राजेंद्र चोल और राजाराज चोल द्वितीय के शासनकाल में बने। तमिलनाडु में तंजावुर गंगैकोंडचोलपुरम और दरासुरम मंदिर क्रमशः राजाराज चोल, उसके पुत्र राजेंद्र चोल और राजाराज चोल द्वितीय के शासनकाल में बने। तमिलनाडु में तंजावुर गंगैकोंडचोलपुरम और दारासुरम के मंदिर क्रमशः राजाराज चोल, उसके पुत्र राजेंद्र चोल और राजाराज चोल द्वितीय के शासनकाल में बने। तमिलनाडु में तंजावुर गंगैकोंडचोलपुरम और दारासुरम मंदिर क्रमशः राजाराज चोल, उसके पुत्र राजेंद्र चोल और राजाराज चोल द्वितीय के शासनकाल में बने। तमिलनाडु में तंजावुर गंगैकोंडचोलपुरम और दारासुरम का मंदिर क्रमशः राजाराज चोल, उसके पुत्र राजेंद्र चोल और राजाराज चोल द्वितीय के शासनकाल में बने। 5 बार और रिपीट कर लेंगे इसको, है ना। वैसे तो नर्तन मलई में चोल काल के चित्र देखने को मिलते हैं, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में पाए जाते हैं। वैसे तो नर्तन मलई में चोल काल के चित्र देखने को मिलते हैं, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में पाए जाते हैं। वैसे तो नर्तन मलई में चोल काल के चित्र देखने को मिलते हैं, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में पाए जाते हैं। वैसे तो नर्तन मलई में चोल काल के चित्र देखने को मिलते हैं, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में पाए जाते हैं। वैसे तो नर्तन मलई में चोल काल के चित्र देखने को मिलते हैं, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में पाए जाते हैं। ये चित्र देवालय के संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों पर चित्रित किए गए हैं। खोजने पर पाया गया कि वह चित्रकारी की 2 परतें हैं। ये चित्र देवालय के संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों पर चित्रित किए गए। खोजने पर पाया गया कि वहाँ चित्रकारी की 2 परतें थी। ये चित्र देवालय के संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों पर चित्रित की गई थी। खोजने पर पाया गया कि वहाँ चित्रकारी की 2 परतें थी। ऊपर परत 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के काल में चित्रित की गई थी, जबकि इस चित्रों की सतह को साफ किया गया तो चोलकालीन महान परंपरा के नमूने सामने आ गए। ऊपरी परत 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के काल में चित्रित की गई थी, जब इन चित्रों की सतह को साफ किया गया तो चोलकालीन महान परंपरा के नमूने सामने आ गए। ऊपरी परत पर 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के काल में चित्रित की गई थी, जब इन चित्रों को सतह को साफ किया गया तो चोलकालीन महान परंपरा के नमूने सामने आ गए। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों के रूपों जैसे कैलाशवासी शिव, त्रिपुरांतक शिव, नटराज शिव के और साथ ही संरक्षक राजाराज चोल और परामर्शदाता करुवर तथा नृत्यांगनाओं आदि के चित्रों को भी दर्शाया गया है। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों और रूपों जैसे कैलाशवासी शिव, त्रिपुरांतक शिव, नटराज शिव को और साथ ही संरक्षक राजाराज चोल और परामर्शदाता कुरुवर तथा नृत्यांगनाओं आदि के चित्रों को भी दर्शाया गया है। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों और रूपों जैसे कैलाशवासी शिव, त्रिपुरांतक शिव, नटराज शिव और साथ ही संरक्षक राजाराज चोल और परामर्शदाता कुरुवर तथा नृत्यांगनाओं आदि के भी चित्रों को दर्शाया गया है। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों और रूपों जैसे कैलाशवासी शिव, त्रिपुरांतक शिव, नटराज शिव को और साथ ही संरक्षक राजाराज चोल और परामर्शदाता कुरुवर तथा नृत्यांगनाओं आदि के चित्रों को भी दर्शाया गया है। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों और रूपों जैसे कैलाशवासी शिव, त्रिपुरांतक शिव, नटराज शिव को और साथ ही संरक्षक राजाराज चोल और परामर्शदाता कुरुवर तथा नृत्यांगनाओं आदि के चित्रों को भी दर्शाया गया है। विजयनगर के भित्ति चित्रकला। विजयनगर के भित्ति चित्र विजयनगर के भित्ति चित्र विजयनगर के भित्ति चित्र विजयनगर के भित्ति चित्र बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में कलाकारों के शैलीगत परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है, जिसका विकास कई वर्षों के अभ्यास के बाद हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में कलाकारों की शैलीगत परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है, जिसका विकास कई वर्षों के अभ्यास के बाद हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में कलाकारों की शैलीगत परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है, जिसका विकास कई वर्षों के अभ्यास के बाद हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में कलाकारों की शैलीगत परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है, जिसका विकास कई वर्षों के अभ्यास के बाद हुआ था। इनमें लहरिएदार सुंदर रेखाओं का प्रवाह आकृतियों में हाव भाव और अंगों प्रत्यंगों की लचक देखते ही बनती है। इनमें लहरिएदार सुंदर रेखाओं का प्रवाह आकृतियों में हाव भाव और अंगों प्रत्यंगों की लचक देखते ही बनती है। इनमें लहरिएदार सुंदर रेखाओं का प्रवाह आकृतियों में हाव भाव और अंगों प्रत्यंगों की लचक देखते ही बनती है। इनमें लहरिएदार सुंदर रेखाओं का प्रवाह आकृतियों में हाव भाव और अंगों प्रत्यंगों की लचक देखते ही बनती है। उनमें एक और चोलकालीन कलाकारों की परिपक्वता एवं पूर्णता प्रदर्शित होती है, तो दूसरी ओर संक्रमण के दौर की शुरुआत होने का पता चलता है। उनमें एक और चोलकालीन कलाकारों की परिपक्वता एवं पूर्णता प्रदर्शित होती है, तो दूसरी ओर संक्रमण के दौर की शुरुआत होने का पता चलता है। उनमें एक और चोलकालीन कलाकारों की परिपक्वता एवं पूर्णता प्रदर्शित होती है, तो दूसरी ओर संक्रमण के दौर की शुरुआत होने का पता चलता है। उनमें एक और चोलकालीन कलाकारों की परिपक्वता एवं पूर्णता प्रदर्शित होती है, तो दूसरी ओर संक्रमण के दौर की शुरुआत होने का पता चलता है। 3री शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद विजयनगर के राजवंश 14वीं से 16वीं शताब्दी में अपना आधिपत्य जमा लिया और हम्पी से चित्र तक के समस्त क्षेत्र को अपना नियंत्रण में ले लिया और हम्पी को अपने राज्य का राजधानी बनाया। 3री शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद विजयनगर के राजवंश 14वीं से 16वीं शताब्दी में अपना आधिपत्य जमा लिया और हम्पी से त्रिची तक के
समस्त क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया और हम्पी को अपना राज्य का राजधानी बनाया। तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद विजयनगर के राजवंश 14वीं से 16वीं शताब्दी ने अपना आधिपत्य जमा लिया और हम्पी से त्रिची तक के समस्त क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और हम्पी को अपने राज्य की राजधानी बनाया। तीसरी शताब्दी से में चोल वंश के पतन के बाद विजयनगर के राजवंश 14वीं से 16वीं शताब्दी ने अपना आधिपत्य जमा लिया और हम्पी से त्रिची तक के समस्त क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और हम्पी को अपने राज्य का राजधानी बनाया। तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद विजयनगर के राजवंश ने अपना आधिपत्य जमा लिया और हम्पी से त्रिची तक के समस्त क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया और हम्पी को अपने राज्य का राजधानी बनाया। अनेक मंदिरों में उस काल के अनेक चित्र आज भी मौजूद हैं। अनेक मंदिरों में उस काल के अनेक चित्र आज भी मौजूद हैं। अनेक मंदिरों में उस काल के अनेक चित्र आज भी मौजूद हैं। अनेक मंदिरों में उस काल के अनेक चित्र आज भी मौजूद हैं। त्रिची के पास तिरुपराकुन्नरम तमिलनाडु में पाए गए चित्र जो 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के नमूने हैं। त्रिची के पास तिरुपराकुन्नरम तमिलनाडु में पाए गए चित्र जो 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के नमूने हैं। त्रिची के पास तिरुपराकुन्नरम तमिलनाडु में पाए गए चित्र जो 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के नमूने हैं। त्रिची के पास तिरुपराकुन्नरम तमिलनाडु में पाए गए चित्र जो 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के नमूने हैं। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में मंडप की भीतरी छत पर अनेक चित्र बने हुए हैं जो उस वंश के इतिहास की घटनाओं तथा रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दर्शाते हैं। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के मंडप के भीतरी छत पर अनेक चित्र बने हुए जो उस वंश के इतिहास की घटनाओं तथा रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दर्शाते हैं। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में मंडप के भीतरी छत पर अनेक चित्र बने हुए जो उस वंश के इतिहास की घटनाओं तथा रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दर्शाते हैं। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में मंडप के भीतरी छत पर अनेक चित्र बने हुए जो उस वंश के इतिहास की घटनाओं तथा रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दर्शाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण चित्र फलकों में से एक चित्र बुक्का राय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य को पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है। अनेक महत्वपूर्ण चित्र फलकों में से एक चित्र बुक्का राय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य को एक पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है। अनेक महत्वपूर्ण चित्र फलकों में से एक चित्र बुक्का राय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य को एक पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है। अनेक महत्वपूर्ण चित्रों में से एक चित्र बुक्का राय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य को एक पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है। अनेक महत्वपूर्ण चित्र फलकों में से एक चित्र बुक्का राय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य को एक पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है। साथ ही विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया गया। साथ ही विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया गया। साथ ही विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया गया है। साथ ही विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया गया है। चित्रों में आकृतियों के पार्श्व चित्र और चेहरे दिखाए गए हैं। आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कमर पतली दिखाई गई हैं। चित्रों में आकृतियों के पार्श्व चित्र और चेहरे दिखाए गए हैं। आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कमर पतली दिखाई गई। चित्रों में आकृतियों के पार्श्व चित्र दिखाए गए हैं। पार्श्व चित्र और चेहरे दिखाए गए। आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कमर पतली दिखाई गई है। चित्रों में आकृतियों के पार्श्व चित्र और चेहरे दिखाए गए। आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कमर पतली दिखाई गई। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लेपाक्षी में वहां के शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगरीय चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लेपाक्षी में वहां के शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगरीय चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लेपाक्षी में वहां के शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगरीय चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लेपाक्षी में वहां शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगरीय चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लेपाक्षी में वहां के शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगरीय चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। परंपरा का पालन करते हुए विजयनगर के चित्रकारों ने एक चित्रात्मक भाषा का विकास किया जिसमें चेहरों को पार्श्व चित्र के रूप में और आकृतियों तथा वस्तुओं को दो आयामों में दिखाया गया है। परंपरा का पालन करते हुए विजयनगर के चित्रकारों ने एक चित्रात्मक भाषा का विकास किया जिसमें चेहरों को पार्श्व चित्र के रूप में और आकृतियों तथा वस्तुओं को दो आयामों में दिखाया गया है। परंपरा का पालन करते हुए विजयनगर के चित्रकारों ने एक चित्रात्मक भाषा का विकास किया जिसमें चेहरों को पार्श्व चित्र के रूप में और आकृतियों तथा वस्तुओं को दो आयामों में दिखाया गया है। रेखाएं निश्चल लेकिन सरल दिखाई गई है और संयोजन सरल रेखीय खंडों में प्रकट होता है। पूर्ववर्ती शताब्दी में इन शैलीगत परिपाटियों को दक्षिण भारत में विभिन्न केंद्रों के कलाकारों द्वारा अपना लिया गया था जैसे कि नायक काल के चित्रों में देखने को मिलता है। पूर्ववर्ती शताब्दियों की इन शैलीगत परिपाटियों को दक्षिण भारत में विभिन्न केंद्रों के कलाकारों द्वारा अपना लिया गया था जैसे नायक काल के चित्रों में देखने को मिलता है। पूर्ववर्ती शताब्दियों की इन शैलीगत परिपाटियों को दक्षिण भारत के विभिन्न केंद्रों के कलाकारों द्वारा अपना लिया गया था जैसा कि नायक काल के चित्रों में देखने को मिलता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में नायककालीन चित्र तिरुपुराकुन्नरम श्रीरंगम तिरुवर में देखे जा सकते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी के नायककालीन चित्र तिरुपराकुन्नरम श्रीरंगम तिरुवर में देखे जा सकते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी के नायककालीन चित्र तिरुपराकुन्नरम श्रीरंगम तिरुवर में देखे जा सकते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी के नायककालीन चित्र तिरुपराकुन्नरम श्रीरंगम
तिरुवरुवर में देखे जा सकते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी का नायककालीन चित्र तिरुपराकुंड्रम श्रीरंगम तिरुवरुवर में देखे जा सकते हैं। तिरुपराकुंड्रम में दो अलग अलग काले यानी 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। तिरुपराकुंड्रम में दो अलग अलग कालों यानी 14वीं और 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। तिरुपराकुंड्रम में दो अलग अलग कालों यानी 14वीं और 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। तिरुपराकुंड्रम में दो अलग अलग कालों यानी 14वीं और 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। तिरुपराकुंड्रम में दो अलग अलग कालों यानी 14वीं और 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। आरंभिक चित्रों में वर्धमान महावीर के जीवन के संदर्भ का चित्रण किया गया है। आरंभिक चित्रों में वर्धमान महावीर के जीवन के संदर्भ का चित्रण किया गया है। आरंभिक चित्रों में वर्धमान महावीर के जीवन के संदर्भ का चित्रण किया गया है। आरंभिक चित्रों में वर्धमान महावीर के जीवन के संदर्भ का चित्रण किया गया है। न्यायकालीन चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रसंग और कृष्ण लीला के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। न्यायकालीन चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रसंग और कृष्ण लीला के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। न्यायकालीन चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रसंग और कृष्ण लीला के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। न्यायकालीन चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रसंग और कृष्ण लीला के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। तिरुवर में एक चित्रफलक में मुचुकुंद की कथा चित्रित की गई है। तिरुवर में एक चित्रफलक में मुचुकुंद की कथा पर चित्रित की गई है। तिरुवर की एक चित्रफलक में मुचुकुंद की कथा पर चित्रित की गई है। तिरुवर की एक चित्रफलक में मुचुकुंद की कथा चित्रित की गई है। तिरुवर में एक चित्रफलक में मुचुकुंद की कथा चित्रित की गई है। दक्षिणामूर्ति विजयनगर लेपाक्षी 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 पार्वती और उनकी सहायिकाएं वीरभद्र मंदिर 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 लेपाक्षी। चिदम्बरम तमिलनाडु में अनेक चित्रफलकों में शिव और विष्णु की कथाएं चित्रित है। चिदम्बरम तमिलनाडु में अनेक चित्रफलकों में शिव और विष्णु संबंधित कथाएं चित्रित है। चिदम्बरम तमिलनाडु में अनेक चित्रफलकों में शिव और विष्णु से संबंधित कथाएं चित्रित है। चिदम्बरम तमिलनाडु में अनेक चित्रफलकों में शिव और विष्णु से संबंधित कथाएं चित्रित है। शिव को भिक्षाटन मूर्ति और विष्णु को मोहिनी रूप में चित्रित किया गया है। शिव को भिक्षाटन मूर्ति और विष्णु को मोहिनी रूप आदि में चित्रित किया गया है। शिव को भिक्षाटन मूर्ति और विष्णु को मोहिनी रूप आदि में चित्रित किया गया है। तमिलनाडु के अर्कट जिले के चेंगम स्थान पर श्री कृष्ण मंदिर से 60 ऐसे चित्रफलक श्री कृष्ण मंदिर में 60 ऐसे चित्रफलक है जिनमें कथाओं का चित्रण किया गया है। ये चित्र नायक चित्रकला के परवर्ती चरण के नमूने हैं। तमिलनाडु के अर्काट जिले में चेंगम स्थल पर श्री कृष्ण मंदिर में 60 ऐसे चित्रफलक है जिनमें कथाओं का चित्रण किया गया है। ये चित्र नायक चित्रकला के परवर्ती चरण के नमूने हैं। तमिलनाडु के अर्काट जिले में चेंगम स्थल पर श्री कृष्ण मंदिर में 60 ऐसे चित्रफलक बने हैं जिनमें कथाओं का चित्रण किया गया है। ये चित्र नायक चित्रकला के परवर्ती चरण के नमूने हैं। उपयुक्त उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि नायक शैली के चित्र बहुत कुछ विजयनगर शैली के ही विस्तृत रूप है। उपयुक्त उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि नायक शैली के चित्र बहुत कुछ विजयनगर शैली के ही विस्तृत रूप है, अलबत्ता उनमें कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन कर दिए गए हैं। उपयुक्त उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि नायक शैली के चित्र बहुत कुछ विजयनगर शैली के ही विस्तृत रूप है, अलबत्ता उनमें कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन कर दिए गए हैं। उपयुक्त उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि नायक शैली के चित्र बहुत कुछ विजयनगर शैली के ही विस्तृत रूप है, अलबत्ता उनमें कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन कर दिए गए। उपयुक्त उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि नायक शैली के चित्र बहुत कुछ विजयनगर शैली के ही विस्तृत रूप है, अलबत्ता उनमें कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन कर दिए गए हैं। आकृतियों के पार्श्व चित्र अधिकतर समतल पृष्ठभूमि पर दर्शाए गए हैं। आकृतियों के पार्श्व चित्र अधिकतर समतल पृष्ठभूमि पर दर्शाए गए हैं। आकृतियों के पार्श्व चित्र अधिकतर समतल पृष्ठभूमि पर दर्शाए गए हैं। यहाँ की पुरुष आकृतियों की कमर पतली दिखाई गई, जबकि विजयनगर शैली में उनका पेट भारी या बाहर निकले हुए दिखाए गए हैं। यहाँ की पुरुष आकृतियों की कमर पतली दिखाई गई है, जबकि विजयनगर शैली में उनके पेट भारी या बाहर निकले हुए दिखाए गए हैं। कलाकारों ने पूर्ववर्ती शताब्दियों की तरह परंपराओं का पालन करते हुए चित्रों में गति भरने का प्रयत्न किया और चित्रों के अंतराल को भी गतिशील बनाने की कोशिश की है। तिरुवलंजुली तमिलनाडु में नटराज का चित्र इस बात का अच्छा उदाहरण है। तिरुवलंजुली तमिलनाडु में नटराज का चित्र इस बात का अच्छा उदाहरण है। तिरुवलंजुली तमिलनाडु में नटराज का चित्र इस बात का अच्छा उदाहरण है। तिरुवलंजुली तमिलनाडु में नटराज का चित्र इस बात का अच्छा उदाहरण है। तिरुवलंजुली तमिलनाडु में नटराज का चित्र का अच्छा उदाहरण है। केरल के भित्ति चित्र 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 केरल के चित्रकारों ने 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा तथा तकनीक का विकास कर लिया था, अलबत्ता उन्होंने अपनी शैली में नायक और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों को आवश्यक सोच समझकर अपना लिया था। केरल के चित्रकारों ने 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा तथा तकनीक का विकास कर लिया था, अलबत्ता उन्होंने अपनी शैली में नायक और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों को आवश्यक सोच समझकर अपना लिया था।
केरल के चित्रकारों ने 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा तथा तकनीक का विकास कर लिया था। अलबत्ता उन्होंने अपनी शैली में नायक और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों को आवश्यक सोच समझकर अपना लिया था। केरल के चित्रकारों ने 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा तथा तकनीक का विकास कर लिया था। अलबत्ता उन्होंने अपनी शैली में नायक और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों को आवश्यक सोच समझकर अपना लिया था। इन कलाकारों ने कथकली, कलम एझुथु, केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर की जाने वाला चित्रकारी जैसी समकालीन परंपराओं से प्रभावित होकर एक ऐसी भाषा विकसित कर ली जिसमें कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था और मानव का आकृतियों को त्रिआयामी रूप से प्रस्तुत किया जाता था। इन कलाकारों ने कथकली, कलम एझुथु, केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर किए जाने वाला चित्रकारी जैसे समकालीन परंपराओं से प्रभावित होकर एक ऐसी भाषा विकसित कर ली जिसमें कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था और मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। इन कलाकारों ने कथकली, कलम एझुथु, केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर किए जाने चित्रकारी जैसे समकालीन परंपराओं से प्रभावित होकर ऐसी भाषा विकसित कर ली जिसमें कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था और मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। कथकली, कलम एझुथु, केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर किए जाने वाले चित्रकारी। कलम एझुथु, केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर किए जाने वाले चित्रकारी। कलम एझुथु, केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर किए जाने वाले चित्रकारी। कलम एझुथु, केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर किए जाने वाले चित्रकारी। कलम एझुथु, केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर किए जाने वाले चित्रकारी। उनमें से अधिकांश चित्र पूजा गृह की दीवारों और मंदिरों की मेहराबदार दीवारों पर और कुछ राजमहलों के भीतर देखे जा सकते हैं। उनमें से अधिकांश चित्र पूजा गृह की दीवारों और मंदिरों की मेहराबदार दीवारों पर कुछ राजमहलों के भीतर भी देखे जा सकते हैं। उनमें से अधिकांश चित्र पूजा गृह की दीवारों और मंदिरों की मेहराब दीवारों और कुछ राजमहलों के भीतर भी देखे जा सकते हैं। विषय की दृष्टि से भी केरल के चित्र शेष परंपराओं से अलग दिखाई देते हैं। विषय की दृष्टि से भी केरल के चित्र शेष परंपराओं से अलग दिखाई देते हैं। विषय की दृष्टि से भी केरल के चित्र शेष परंपराओं से अलग दिखाई देते हैं। इनमें चित्रित अधिकांश आख्यान हिंदुओं की धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक प्रसंगों पर आधारित है जो उस समय केरल में लोकप्रिय थे। इनमें चित्रित अधिकांश आख्यान हिंदुओं की धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक प्रसंगों पर आधारित है जो उस समय केरल में लोकप्रिय थे। इनमें चित्रित अधिकांश आख्यान हिंदुओं की धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक प्रसंगों पर आधारित है जो उस समय केरल में लोकप्रिय थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कलाकारों ने अपने चित्रण के विषय के लिए रामायण और महाभारत के स्थानीय रूपांतर और मौखिक परंपराओं को आधार बनाया था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कलाकारों ने अपने चित्रण के विषय के लिए रामायण और महाभारत के स्थानीय रूपांतर और मौखिक परंपराओं को आधार बनाया था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कलाकारों ने अपने चित्रण के विषय के लिए रामायण और महाभारत के स्थानीय रूपांतर और मौखिक परंपराओं को आधार बनाया था। केरल के भित्ति चित्र 60 से भी अधिक स्थलों पर पाए गए हैं जिनमें से ये 3 महल भी शामिल हैं: कोची का डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल। केरल के भित्ति चित्र में 60 से अधिक स्थलों पर चित्र पाए गए हैं जिनमें से ये 3 महल भी शामिल है: कोची का डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल। केरल के भित्ति चित्र 60 से भी अधिक स्थलों पर पाए गए जिनमें से ये 3 महल भी शामिल है: कोची का डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल। केरल के भित्ति चित्रों में 60 से भी अधिक स्थलों पर पाए गए हैं जिनमें से ये 3 महल भी शामिल है: कोची का डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल। केरल के भित्ति चित्र में 60 से भी अधिक स्थलों पर चित्र पाए गए जिनमें से ये 3 महल भी शामिल है: कोची का डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल। जिन स्थलों पर केरल के भित्ति चित्र परंपरा का परिपक्व अवस्था दृष्टिगोचर होती है वे है पंडुरिपुरम का कृष्ण मंदिर, पनायन रकाऊ, तिरुकोडिथानम, तिरुपरियार का श्री राम मंदिर, त्रिशूर का वडक्कुनाथन मंदिर। जिन स्थलों पर केरल के भित्ति चित्रण परंपरा का परिपक्व अवस्था दृष्टिगोचर होता है वे है पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर, पनायनरकाऊ, तिरुकोडिथानम, तिरुपरियार का श्री राम मंदिर और त्रिशूर का वडक्कुनाथन मंदिर। जिन स्थलों पर केरल के भित्ति चित्रों की परंपरा परिपक्व दृष्टिगोचर होते हैं वे है पुंडरीपुरम का कृष्ण मंदिर, पनायरकाऊ, तिरुकोडिनाथम, तिरुपरियार का श्री राम मंदिर, त्रिशूर का वडक्कुनाथन मंदिर। पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर, पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर, केरल, 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 पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर, केरल। पनायन रकाऊ, केरल, 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 पनायन रकाऊ, केरल। तिरुकोडिथानम, तिरुकोडिथानम, तिरुकोडिथानम केरल, 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 तिरुकोडिथानम केरल।
त्रिपरियार का श्री राम मंदिर, 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 त्रिशूर का वटकुनाथन 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 मंदिर। आज भी देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण अंचलों के घरों और हवेलियों के बाहर की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए देखे जा सकते हैं। इन्हें प्रायः विधि विधान अथवा त्योहारों पर महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। यह दीवार को साफ कर महज उनकी सजावट होती। भित्ति चित्रों की कुछ परंपरागत उदाहरण राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित पिठोरों, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र, महाराष्ट्र में वर्ली अथवा उड़ीसा या बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी गाँव के दीवारों में साधारण सजावट। आज भी देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण अंचलों के घरों में और हवेलियों के बाहर की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए देखे जा सकते हैं। इन्हें प्रायः विधि विधान अथवा त्योहारों पर महिलाओं द्वारा बनाया जाता है या दीवारों को साफ कर महज उसकी सजावट हेतु। आज भी देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण अंचल के घरों और हवेलियों के बाहर की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए देखे जा सकते हैं। इन्हें प्रायः विधि विधान अथवा त्योहारों पर महिलाओं द्वारा बनाया जाता है या दीवारों को साफ कर महज उनकी सजावट हेतु। आज भी देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण अंचलों के घरों और हवेलियों के बाहर की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए देखे जा सकते हैं। इन्हें प्रायः विधि विधान अथवा त्योहारों पर महिलाओं द्वारा बनाया जाता है या दीवारों को साफ कर महज उनकी सजावट हेतु। भित्ति चित्रों की कुछ परंपरागत उदाहरण राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग में प्रचलित पिठोरों, राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित पिठोरों, राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित पिठोरों, राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित पिठोरों, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र, महाराष्ट्र में वर्ली, महाराष्ट्र में वर्ली, महाराष्ट्र में वर्ली, महाराष्ट्र में वर्ली, महाराष्ट्र में वर्ली अथवा उड़ीसा या बंगाल, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ किसी गाँव की दीवारों पर साधारण सजावट अथवा उड़ीसा या बंगाल, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ किसी गांव की दीवारों पर साधारण सजावट। गुजरात और राजस्थान में पिठोरों, गुजरात राजस्थान में पिठोरों, गुजरात राजस्थान में पिठोरों, बिहार में मिथिला, महाराष्ट्र में वर्ली। वेणुगोपाल श्री राम मंदिर त्रिपरियार, 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 वेणुगोपाल श्री राम मंदिर त्रिपरियार। गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण, कृष्ण मंदिर पुंडरीकपुरम, गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण मंदिर पुंडरीकपुरम, गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण मंदिर पुंडरीकपुरम, गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण मंदिर पुंडरीकपुरम, गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण मंदिर पुंडरीकपुरम, गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण मंदिर पुंडरीकपुरम, गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण मंदिर पुंडरीकपुरम। क्लियर।